ऑस्ट्रेलिया ये ऐसा मुल्क है जो किसी तारीफ या तारुफ का मोहताज नहीं। हर कोई इसके नाम से वाकिफ है, हर कोई इस तक पहुंचने का ख्वाहिशमंद है। सफ़ेद रेतीले साहिल, रंग बिरंगे शहर और एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल का तस्वर लोगों के जहन में बसा हुआ है। लेकिन सवाल यह है, जो तस्वीर हमें दिखाई जाती है, क्या असल में भी ऑस्ट्रेलिया वैसा ही है? क्या ये मुल्क वाकई रहने के काबिल है भी या नहीं? क्योंकि इस मुल्क के नक्शे में एक ऐसा राज छुपा है जो हकीकत का बिल्कुल दूसरा रूप सामने लाता है। एशिया के बिल्कुल करीब एक ऐसा हिस्सा मौजूद है जहां से चाइना, इंडिया और जापान जैसे मुल्कों का समुद्री ट्रेड गुजरता है, लेकिन उसी जगह पर ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ हज़ारों किलोमीटर तक बिल्कुल खाली पड़ा है। न बड़े शहर, न बड़े स्केल की आबादी, सिर्फ कुछ छोटे कोस्टल टाउन और मिलिट्री बेसिस। आखिर इसके पीछे ऐसी कौन सी वजह है जो इसको आबाद होने नहीं देती? क्या ये सिर्फ क्लाइमेट की सख्ती का नतीजा है, या फिर इस खाली नॉर्थ के पीछे एक लंबी और अंधेरी हिस्ट्री छुपी है? क्यों दुनिया के सबसे ज्यादा अर्बनाइज मुल्कों में से एक मुल्क की 90% से ज्यादा पॉपुलेशन सिर्फ 0.22% जमीन पर सिमट कर रहती है? और क्यों उसका नॉर्थ, जो ट्रेड और पावर के लिए एक स्ट्रेटेजिक ट्रेजर बन सकता था, अब तक खाली और तनहा है? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने और ऑस्ट्रेलिया के खाली नॉर्थ की असल कहानी समझने और आप तक पहुंचाने के लिए आप देख रहे हैं ब्लॉग बाय बासित। In the far reaches of Australia's north lies a vast, silent land, a region larger than many countries, yet home to barely a whisper of civilization. From the Dreamtime to modern times, from booming mines to ghost towns, the North has remained a mystery of extremes. Here, nature rules with a heavy hand. The climate shapes every story and every struggle. This is the untold story of Australia's empty North. ऑस्ट्रेलिया के तमाम बड़े शहर जैसे सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, ब्रिस्बेन और पर्थ सब साउथर्न और ईस्टर्न हाफ में आबाद हैं। मतलब ये कि मुल्क का 90% से ज़्यादा हिस्सा आज भी अंडर डेवलप और वीरान है। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि मुल्क की 90% से ज़्यादा आबादी सिर्फ उस छोटे से कोस्टल इलाके में बसी है जो ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन का सिर्फ 0.22% है। अब बाकी सेंटर और नॉर्थ की तरफ देखें तो वहाँ बस डेजर्ट की सुनसान वादियाँ हैं, घने जंगलात हैं और छोटे छोटे एबोरिजिनल टाउन्स हैं जो वक्त के साए में खो गए हैं। ये इम्बैलेंस इतना गहरा है कि एक्सपर्ट कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जियो लोकेशन का असल फ़ायदा कभी उठाया ही नहीं। एशिया के ट्रेड रोड्स के सबसे करीब होने के बावजूद ये मुल्क कभी ट्रेड हब नहीं बन सका। जहां सिंगापुर और हांगकांग जैसे छोटे मुल्क अपनी लिमिटेड जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दुनिया में मकाम बनाते गए, ऑस्ट्रेलिया ने अपना नॉर्थ खाली और तनहा छोड़ दिया। और इसके पीछे छुपी है एक लंबी, खूनी और अंधेरी कहानी जो असल में ऑस्ट्रेलिया का नक्शा समझाती है। यहाँ से दास्तान कदम रखती है उन असल रहने वालों की तरफ, यानी एबोरिजिन्स और टोरेस स्ट्रेट आइसलैंडर। ये लोग तकरीबन 65,000 साल से इस ज़मीन से जुड़े हुए थे। उनकी ज़िंदगी का निज़ाम जंगल, समंदर और मिट्टी के साथ था। हर इलाके का अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज और अपनी पहचान थी। लेकिन 1606 में जब पहली दफ़ा यूरोपियंस की नज़र इस कॉन्टिनेंट पर पड़ी तो एक नया दौर शुरू हुआ। और असल इंकलाब 1788 में आया जब ब्रिटिश शिप बॉटनी बे के किनारे उतरी। उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर ने इस ज़मीन को डिक्लेयर किया टेरा न्यूलियस, यानी एक ऐसी ज़मीन जो किसी की नहीं है। ये जुमला असल में एबोरिजिन्स का इंसानियत से इनकार था, जैसे वो लोग कभी वजूद ही नहीं रखते। और इसी धोखे के साथ ऑस्ट्रेलिया बन गया एक पेनल कॉलोनी, यानी ब्रिटिश क्रिमिनल्स और कन्विक्ट को भेजने का अड्डा। हज़ारों कैदियों को जेलों से निकालकर यहाँ उतारा गया, जिन्हें दिन रात मजदूरी करनी पड़ती। जल्द ही इनका एबोरिजिन के साथ टकराव शुरू हो गया। लेकिन असल तबाही तब हुई जब ब्रिटिश अपने साथ दुनिया की नई बीमारियां लाए। स्मॉल पॉक्स, मेजलस और इन्फ्लुएंजा इंडिजीनियस लोगों के लिए कत्ले आम बन गया। जो लोग कभी पहले ऐसे बीमारियों से दो चार नहीं हुए थे, उनके इम्यून सिस्टम इतने कमजोर थे कि चंद दिनों में ही पूरे गाँव मिट गए। एस्टिमेट के मुताबिक पहले 100 सालों में एबोरिजिनल पॉपुलेशन का तकरीबन 80% सफाया हो गया। इसके बाद तनाजात शिद्दत इख्तियार कर गए। यूरोपियंस ने उनकी जमीन जब्त की, उन्हें अपने काम में झोंका और जो रेजिस्ट करते उन्हें कत्ल कर दिया जाता। एबोरिजिन्स और ब्रिटिश सेटलर्स के दरमियान जो पहला कॉन्फ्लिक्ट 1795 के करीब शुरू हुआ था, वो असल में अगले 100 सालों तक चलने वाली जंग का आगाज था। इस जंग को आमतौर पर फ्रंटियर वॉर कहा जाता है। ये कोई एक बैटलफील्ड की लड़ाई नहीं थी, बल्कि छोटी छोटी जगहों पर रोजाना होते हुए क्लैशेस थे, जहां इंडिजीनियस लोग अपनी जमीन और कल्चर को बचाने की कोशिश करते और सेटलर्स अपना राज जमाने के लिए आगे बढ़ते। ये खून खराबा 1901 तक चलता रहा। इस दौरान एबोरिजिनल पॉपुलेशन लगभग 90% तक गिर गई। सोचिए, जहां पहले लाखों इंडिजीनियस लोग रहते थे, वहां अब सिर्फ चंद हजार लोग बच गए थे। ये सिर्फ गोली से हुई मौत का नतीजा नहीं था, बल्कि डिजीज, फोर्स लेबर और स्टार्वेशन ने भी उन्हें मिटा दिया था। इस जेनोसाइड को लंबी मुद्दत तक ऑफिशियल हिस्ट्री बुक में प्रॉपर्ली एक्नॉलेज भी नहीं किया गया, लेकिन ग्राउंड पर जो हुआ उसने एबोरिजिन्स की जनरेशन तक को दर्द और ट्रॉमा का वारिस बना दिया। फिर आई 20वीं सदी, जब दुनिया दो बड़ी जंगों में जकड़ी गई।
वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत थोड़ी थी और उसमें से भी ज़्यादातर वाइट मेल पॉपुलेशन को जंग में भेज दिया गया। अक्सर इंडिजीनियस लोगों को फोर्सफुली रिक्रूट किया गया, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन को कभी ओपनली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। वॉर के बाद जब सोल्जर वापस आए तो इंडिजीनियस वेटरन को वो राइट्स भी नहीं दिए गए जो वाइट वेटरन्स को मिलते थे। वर्ल्ड वॉर 2 ने एक और जख्म दिया। जब जापान ने एशिया के मुल्कों पर अटैक किया तो उनकी एयर रेड्स ऑस्ट्रेलिया की नॉर्थ तक पहुंच गई। डार्विन और कुछ और नॉर्थन कोस्टल एरियाज पर जापानीज प्लेन ने बमबार्डमेंट की। यह अटैक ऑस्ट्रेलिया के लिए शॉकिंग था क्योंकि पहली दफा उन्हें महसूस हुआ कि उनका नॉर्थ वल्नरेबल है, लेकिन इसके बावजूद भी नॉर्थ को पूरी तरीके से डेवलप करने के बजाय उसे सिर्फ एक मिलिट्री बफर जोन बनाया गया। और फिर 1901 का एक और बड़ा कदम इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन एक्ट था, जिसे आमतौर पर वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी कहा जाता है। इस पॉलिसी का सिंपल मतलब था नॉन वाइट लोगों को ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने से रोका जाए। ये पॉलिसी असल में इसलिए बनाई गई कि ब्रिटिश और यूरोपियन सेटलर्स अपना कल्चरल डोमिनेंस मेंटेन कर सकें। ये भी एक वजह बनी कि ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिन्स और एशियन कम्युनिटीज मार्जिनलाइज रही। इंडिजीनियस पॉपुलेशन को और भी पुश किया गया पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन और आइसोलेशन की तरफ। सादा अल्फाज में बात करूं तो इस पॉलिसी ने मुल्क का डेमोग्राफिक बैलेंस डिजाइन किया, यानी एक वाइट डोमिनेटेड ऑस्ट्रेलिया जहां असली इंडिजीनियस लोगों को जानबूझकर सेकेंडरी और इनविजिबल बनाया गया। लेकिन आज इन हालात के पेश नजर ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन का असल मंजर कैसा है? आज के दौर में ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी तकरीबन 26 मिलियन है। इसमें से सिर्फ 3.8% यानी तकरीबन 10 लाख लोग इंडिजीनियस हैं। ये छोटा सा हिस्सा असल में उस अजीम कम्युनिटी की यादगार है जो कभी इस मुल्क की असल बुनियाद थी। लेकिन अब भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न वही है जो पहले दिन से था। आज भी 90% से ज्यादा लोग मुल्क के 5 बड़े सिटीज में कंसंट्रेट हैं: सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ और एडिलेड। सेंट्रल और नॉर्थर्न रीजन्स आज भी अंडर डेवलप और खाली पड़े हैं। ये इम्बैलेंस कोई सिंपल एक्सीडेंट नहीं है, इसके पीछे वो सारी हिस्ट्री है जहां एबोरिजिन्स को उनकी ज़मीन से हटाया गया, डिजीज से मारा गया और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज के जरिए उन्हें सिस्टमैटिकली मार्जिनलाइज किया गया। इसके साथ ज्योग्राफी और क्लाइमेट की सख्ती ने भी नॉर्थ और सेंटर को इंसानी सेटलमेंट के लिए मुश्किल बनाया। आज भी अगर आप नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाओ तो ज़्यादातर छोटे से एबोरिजिनल टाउन्स, कुछ कोस्टल पोर्ट्स और मिलिट्री बेसिस हैं। वहाँ ना उतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ना ही वो लाइफ स्टाइल है जो साउथर्न सिटीज़ में है। यानी जो आज आपको ऑस्ट्रेलिया की एम्प्टी नॉर्थ नज़र आता है वो असल में एक मिक्सचर है हिस्ट्री के जेनोसाइड का, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का और एक नेचुरली हॉस्टाइल क्लाइमेट का। मगर अभी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये समझने के लिए नॉर्थ क्यों आज भी खाली है, हमें ज्योग्राफी और क्लाइमेट की असल असरात को भी समझना पड़ेगा। इस कॉन्टिनेंट का असल नक्शा उसकी ज्योग्राफी और क्लाइमेट से जुड़ता है। ऑस्ट्रेलिया को 3 बड़े लैंडफॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला वेस्टर्न प्लेटू है जो मुल्क के आधे से ज्यादा हिस्से पर फैला हुआ है। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ डेजर्ट और रॉकी प्लेन्स के सिवा कुछ नहीं। यहाँ का टेम्परेचर दिन में इंसानी हदों से बढ़ जाता है और रात को अचानक नीचे गिर जाता है। पानी की कमी और जमीन की बनावट ऐसी है कि लार्ज स्केल एग्रीकल्चर यहाँ ऑलमोस्ट नामुमकिन है। दूसरा हिस्सा सेंट्रल लोलैंड का है। ये इलाका रिवर्स और लेक के बीच में है, लेकिन यहाँ मसला ये है कि इन दरियों का पानी बहुत खारा है जो आम इंसान नहीं इस्तेमाल कर सकते। फ्लडिंग भी बढ़ जाती है और जब पानी सूख जाता है तो मिट्टी तबाही का सबब बन जाती है। मतलब कि खेती का सिस्टम बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। इस वजह से सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया भी ह्यूमन सेटलमेंट के लिए सस्टेनेबल नहीं बन सका। और तीसरा हिस्सा ईस्टर्न हाईलैंड है जहाँ आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिलता है। यहाँ कुछ फर्टाइल वैलीज और फॉरेस्ट भी हैं, लेकिन इसके अपने चैलेंजेस हैं। ट्रेड विंड्स और पैसिफिक ओशन के करीब होने की वजह से ये रीजन अक्सर साइक्लोन, टोरेंटियल रेन्स और फ्लड का शिकार होता है। मतलब कि जहाँ एक तरफ जमीन ज्यादा बारिश लेती है वहाँ दूसरी तरफ डिजास्टर का खतरा बढ़ जाता है। साउथर्न ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट भी अपना एक यूनिक चैलेंज रखता है। एंटार्क्टिका के पास होने की वजह से ठंडी हवाएं और ओशियनिक करंट्स बारिश रोक देती है, यानी साउथ के कई रीजन्स पानी की कमी में अपना गुजारा करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ और सेंट्रल असल में इंसान के लिए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है। जहां नॉर्थ में साइक्लोन्स और फ्लडिंग है, वहां सेंटर में डेजर्ट और सॉल्टी रिवर्स, और ये दोनों कंडीशन इंसानी सिविलाइजेशन को ग्रो करने से रोकती है। इसीलिए लोग नेचुरली साउथर्न और ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में आबाद हैं, जहाँ ट्रेड्स के लिए पोर्ट्स भी थे और फार्मिंग के लिए कुछ बेहतरीन कंडीशंस भी। मगर नॉर्थ के खाली रहने की एक और अहम वजह है जो सिर्फ क्लाइमेट नहीं बल्कि पॉलिसीज और सिक्योरिटी स्ट्रेटजी से भी जुड़ी है। वर्ल्ड वॉर 2 के जापानीज एयर रेड्स ने ऑस्ट्रेलिया को ये याद दिला दिया था कि नॉर्थ उनका सबसे वल्नरेबल हिस्सा है। एशिया के मुल्कों जैसे चाइना, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी से सबसे करीब ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ ही है। अगर कोई भी अटैक होता है तो सबसे पहले ये रीजन टारगेट बनता है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने नॉर्थ को डेलिबरेटली एक बफर जोन बनाए रखा। डार्विन जैसे शहर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन मिलिट्री बेसेस मौजूद हैं। यूएस के मरीन्स यहाँ परमानेंटली डिप्लॉयड होते हैं और चाइनीज कंपनीज ने भी कुछ पोर्ट्स में अपना इन्फ्लुएंस बनाया है। मतलब कि नॉर्थ एक तरह से इकोनॉमिक हब के बजाय एक मिलिट्री फ्रंटलाइन बन चुका है। गवर्नमेंट के लिए ये ज्यादा बेहतरीन स्ट्रेटजी थी कि नॉर्थ को ज्यादा डेवलप ना किया जाए, ताकि अगर कोई एक्सटर्नल थ्रेट आए तो वो पहले नॉर्थ में अटक जाए
और मुल्क का मेन इकोनॉमिक और पॉपुलेशन हब जो साउथ और ईस्ट में है सेफ रहे। आज का ऑस्ट्रेलिया असल में अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिक्योरिटी की वजह से ऐसा है जैसा हम देखते हैं। इंडिजीनियस लोगों का दर्द और उनकी कहानी नॉर्थ के खाली टाउन्स में अब भी महसूस होती है। ज्योग्राफी और क्लाइमेट की सख्ती ने सेंट्रल और नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया को इंसानी बसेरा बनाने से रोका और सिक्योरिटी पॉलिसीज ने उसे एक इंटरनेशनल बफर जोन बनाए रखा। यानी अगर आप आज मैप पर ऑस्ट्रेलिया को देखो तो आपको साउथ और ईस्ट में एक चमकता हुआ डेवलप्ड मुल्क नजर आएगा और नॉर्थ और सेंटर में एक खामोश और खाली जमीन। ऑस्ट्रेलिया का एम्प्टी नॉर्थ असल में एक जिंदा मिसाल है कि कैसे हिस्ट्री, नेचर और पॉलिटिक्स मिलकर इंसानी नक्शे बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ये कहानी सिर्फ एक ज्योग्राफिक या डेमोग्राफिक सवाल नहीं है, ये कहानी है इंडिजीनियस लोगों की तबाही की, उनकी जमीन और कल्चर के खो जाने की और उनके दर्द की जो आज भी जिंदा है। ये कहानी है क्लाइमेट और नेचर के ऐसे इम्तिहान की जहां इंसान अपनी सिविलाइजेशन बरकरार नहीं रख सका, और ये कहानी है उन सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज की जहां एक मुल्क ने अपने नॉर्थ को जानबूझकर अंडर डेवलप रखा ताकि वो फ्यूचर के खतरों से बच सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक दें और चैनल ब्लॉग बाय बासित को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।